Hello everyone, a very warm good morning to all. Myself Nista and I welcome you into this session of international relation. जैसा कि आपको पता है हम लास्ट टाइम जो डिस्कस कर रहे थे वो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं और उसी सीरीज में हमने स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर की बात की थी। जब हमने नॉन स्टेट एक्टर की बात की थी तो हमने देखा कि स्टेट की जब भी हम बात करते हैं ग्लोबल ईरा में तो हम जनरली कहते हैं कि स्टेट के साथ आज का जो स्टेट है ग्लोबलाइजेशन में वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो गया है। कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया है? कॉम्प्लेक्स हो गया है विद द मल्टीपल थ्रेड। आज का जो स्टेट है उससे क्या हो गया? देयर इज अ मल्टीपल थ्रेड्स बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन विद द एनजीओज, विद द इंटरेक्शन विद द टीएनसीज, विद द इंटरेक्शन ऑफ एमएनसीज। तो आज के स्टेट्स का मतलब ये नहीं कि आप जो है ना आप सिर्फ स्टेट को पढ़ रहे हैं, जो कि स्टेट का मेन फंक्शन लॉज एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। आज का स्टेट इज मोर देन दैट। आज का स्टेट का जो फंक्शन है वो एज ए वेलफेयर स्टेट, एज ए कॉम्पिटिटिव स्टेट। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैसे ग्लोबल ईरा में, यानी कि आज के जो ग्लोबल ईरा में जो स्टेट का फंक्शन जो है वो संकुचित नहीं हुआ है, वो एक अलग तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आया है और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, तो हमने एक फैक्टर को देखा और वो फैक्टर था नॉन स्टेट एक्टर। और हम नॉन स्टेट एक्टर्स की बात कर रहे थे। सो लेट्स हैव अ लुक एंड लेट्स कंटिन्यू द नॉन स्टेट एक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन। हमने स्टेट के बारे में पढ़ लिया था, हमने ग्लोबल ईरा के बारे में बात किया था, हमने देखा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन में जो स्टेट है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और हमने कल सिविल सोसाइटी के बारे में बात की थी। बट जब हम सिविल सोसाइटी की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि जरूरी नहीं है कि सिविल सोसाइटी इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन चैरिटी। सिविल सोसाइटी की एक फंक्शन जो आप देखते हो वो कैसे स्टेट से अलग होता है, नॉन स्टेट एक्टर कैसे स्टेट से अलग होता है, क्योंकि स्टेट क्या होते हैं? स्टेट जो होते हैं हमारे द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल। बट यहाँ पे जो हम देखेंगे नॉन स्टेट एक्टर, ये जो है वो हमारे द्वारा इलेक्टेड नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो है दे आर लेस अकाउंटेबल, लेस रिस्पॉन्सिबल। जबकि स्टेट को क्या करना है? दे आर मोर अकाउंटेबल एंड मोर रिस्पॉन्सिबल। दैट्स वाई यहाँ पे जो स्टेट का जो रोल होता है नॉन स्टेट एक्टर से थोड़ा अलग हो जाता है, थोड़ा नहीं बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि आफ्टर 5 ईयर दे हैव टू अगेन कम एंड गेट स्टैंड इन द इलेक्शन। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। जब भी हम नॉन स्टेट एक्टर की बात कर रहे थे, हमने बात की थी टेररिज्म के बारे में। और कौन से ग्रुप जो है ना, दीज आर कंसिडर एट द वायलेंट ग्रुप। उस सीरीज में हमने बात की थी कि कैसे जो रीसेंट जो ट्रेंड आता है क्वेश्चन का, वो बात करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। जितने भी नॉन स्टेट एक्टर एक्टिव हैं उनके बारे में करंट अफेयर में पूछा जाता है। जैसा कि लास्ट में हमने देखा कि कौन से क्वेश्चन जो है ना आए थे लास्ट टाइम। देयर इज अ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर। अब ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब जो ऑप्शन है, ये आपके करंट अफेयर में आ गए हैं। तो हमें कुछ इस तरीके से तैयारी करके जाना है, जिसमें आपका पीएलओ हो जाएगा, आईएस, आईएसआई, बोको हरम, हिजबुल्लाह। दीज आर द नॉन स्टेट एक्टर एंड दीज आर फ्रिक्वेंटली asked in the NTA because these are the recent trend in the current affair. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ रहे थे तो हमने बात किया था कि हम जो है ना इसको यहीं पे छोड़ेंगे और जो अगले क्लास में हम PYQ को लेंगे। तो उसी कड़ी को, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम जो है ना स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आज डील करने की कोशिश करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन योर कॉपीज एंड नोट्स सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन। जो सेकंड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच ऑथर एंड इट्स टर्म गिवन बाय देम। निम्नलिखित में से कौन से लेखक और उनके द्वारा दिए गए शब्दों को सही ढंग से मेल नहीं किया गया है? डेवलपमेंट सिंड्रोम, लुसियन पाई, पॉलिटिकल मैन, सेमोर मार्टिन लिपसेट, ब्लैक बॉक्स, गैब्रियल आलमंड, वेब्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, सैमुअल पी हंटिंगटन। ये जो है ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो टर्म्स हैं और ये इनके द्वारा दिए हुए
थिंकर्स हैं, तो आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन जो है वो सही मिलान नहीं किया गया है, इनमें से कौन जो है वो गलत है, आपको ये बताना है। जस्ट ट्राई दिस एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर। एनटीए में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं रहता, बट उसमें कुछ ऐसे हिंट रहते हैं ना जो कि आपको आराम से पकड़ लेते थे। जैसे कि लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था कि हेजेमनी, इनमें से आपको मॉर्गेनथाउ के बारे में पूछा गया था, और इनमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन जो है ना मॉर्गेनथाउ के आइडियोलॉजी में नहीं आता है। उसमें से एक ऑप्शन दिया था हेजेमनी। तो जब भी हम हेजेमनी की बात करते हैं हम ग्रामसी की बात करते हैं, मॉर्गेनथाउ की नहीं। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ हिंट जो है ना इस ऑप्शन में छिपा हुआ है। आपको थोड़ी सी नजरें दौड़ा के देखने की जरूरत है कि इसमें कौन जो है राइट आंसर है। जब हमने स्टेट की बात की थी तो हमने एक बात की थी। चलिए अब आंसर पे देखते हैं, क्योंकि अगर मैं बताने लगूंगी तो हो सकता है मैं आंसर तक पहुंच जाऊं और आपको आंसर बता दूं। तो जब हम स्टेट की बात कर रहे थे तो हमने एक टर्म यूज किया था, ब्लैक बॉक्स। यानी कि आप देखोगे कि जब भी हम ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं स्टेट की, हम ये सोचते हैं कि स्टेट कैसा है, स्टेट इज अ ब्लैक बॉक्स। और इसी कॉन्सेप्ट्स को लिया था रियलिज्म ने, यथार्थवादी थिंकर ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो क्या है, ब्लैक बॉक्स है। यहाँ पे कोई सिविल सोसाइटी, यहाँ पे कोई नॉन स्टेट एक्टर, इसका कोई रोल नहीं है। जब ये अंडरस्टैंडिंग जो है ना, ये अंडरस्टैंडिंग जो स्टेट का जो रोल है, स्टेट का जो इम्पैक्ट है, उसको बहुत ही संकुचित कर देता है। और इसी वजह से बहुत सारे क्रिटिकल थिंकर्स ने यहाँ पर इस अंडरस्टैंडिंग को क्या किया, चैलेंज किया। और तब जाकर के हम अंतर्राष्ट्रीय विषय में नॉन स्टेट एक्टर की बात करते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे ईस्टर्न साहब थे, उन्होंने सिस्टम थियरी का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है ना अंतर्राष्ट्रीय विषय में कोई भी निर्णय, डिसीजन लिया जाता है। उन्होंने सिस्टम थियरी का कॉन्सेप्ट दिया। सिस्टम का मतलब क्या होता है, देयर इज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑर्डर थ्रू विच पॉलिटिकल प्रोसेस गो ऑन। तो उन्होंने कहा कि कुछ इनपुट होता है, ठीक है, यानी कुछ डिमांड होता है, और ये डिमांड प्रोसेस होता है, और तब जा करके आपके रूल्स और ऑर्डर बनते हैं, जिसे उन्होंने कहा डिमांड आउटपुट मिलता है। तो इस तरीके से जो है ना, देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। तो इस चीज को समझने के लिए उन्होंने ब्लैक बॉक्स टर्म का यूज किया। तो ये जो गैब्रियल एलमंड की जब भी हम बात करते हैं, दिस थिंकर बिलोंग टू स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, ठीक है, ये जो थिंकर हैं वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से बिलोंग करते हैं। और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जब भी हम कहते हैं तो उन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चर को नहीं समझा, हर स्ट्रक्चर के क्या क्या फंक्शन है, ये जो बातें हैं ना, ये गैब्रियल एलमंड ने कही थी। लेकिन जब ब्लैक बॉक्स की बात करते हैं तो ये बात जो है ना सिस्टम थियरी को समझने के लिए डेविड ईस्टन ने पहली बार यूज किया। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ब्लैक बॉक्स इज गिवन बाय डेविड ईस्टन। उन्होंने ये जो टर्म है वो अपने इनपुट आउटपुट मॉडल को डिस्क्राइब करने के लिए किया था, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, ये आपको जनरली इनपुट आउटपुट मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम में सिटीजन के कुछ डिमांड होते हैं, और ये डिमांड कहाँ पे जाता है, ये डिमांड जाता है रिप्रेजेंटेटिव के पास, और ये रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, दे डिस्कस दिस मैटर, एंड देन यू सी देयर इज अ रूल्स, देयर इज अ ऑर्डर, देयर इज अ स्कीम्स, एंड पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंडिंग इज गिवन देयर, सो दैट इज कंसिडर एज योर आउटपुट, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन में इनपुट आउटपुट जो चीजें होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जब भी हम गैब्रियल आलमंड की बात करते हैं तो इनके इस इनपुट आउटपुट को उन्होंने और भी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग में समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जनरली जब भी हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करते हैं तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट्स है, उसमें बताया जाता है कि कैसे पॉलिटिकल और सोशियोलॉजी जो है ना एक दूसरे को इम्पैक्ट करता है। और ये चीज़ें जो है ना पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने के लिए आप उसके स्ट्रक्चर को समझो। स्ट्रक्चर, हर स्ट्रक्चर का कुछ फंक्शन होता है। तो जब भी हम गैब्रियल आलमंड की बात करते हैं तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो है स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, और ये चीज़ें आपको पढ़ना है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में आपकी बैचलर डिग्री में। सो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लास्ट टाइम कि ब्लैक बॉक्स का फर्स्ट जो टर्म यूज किसने किया था,
डेविड ईस्टन, बट जब भी हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म के बारे में तो वो चीज़ें जो है ना वो चीज़ें हमें दिया गया था गैब्रियल आलमंड के द्वारा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। दिस इज कॉल्ड गो इनटू डेप्थ। ठीक है, हमने नॉन स्टेट एक्टर की बात की थी। अब ये नॉन स्टेट एक्टर भी जनरली थोड़ी सी बेसिक्स क्लियर करने के लिए उन्होंने पूछ दिया कि इनमें वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनमें से कौन जो है ना किस बेसिस पे हम इसको अलग नहीं कर सकते। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका फिलैंथ्रोपी, यानी कि लोकोपकार, मेंबरशिप सदस्यता के आधार पर, फंडिंग के आधार पर यानी कि पैसे को लेन देन के आधार पे, कमिटमेंट टू द डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर आइडियाज यानी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता। तो इनमें से कौन जो फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर हम वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपके स्वैच्छिक संगठन और एनजीओ यानी कि गैर सरकारी संगठन के बीच में हम अंतर नहीं करते हैं, ये आपको इन फैक्टर्स के बारे में बताना है। इनमें से कौन जो है वो जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, विच इज नॉट, डज नॉट। ठीक है, यहाँ पे डज नॉट है, यानी कि एक ऐसी चीजें है ना जिनके आधार पे आप दोनों को अलग अलग कर सकते हो, बट इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिसके आधार पे वो चीजें दोनों में पाई जाती है, तो आपको उस फैक्टर्स को ढूंढना है इस ऑप्शन में। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देती हूँ ताकि आप जो है ना और भी अच्छे से क्वेश्चन को देख पाओ और इसके आंसर दे पाओ। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक आपने समझ लिया होगा, सो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। चलिए इसके ऑप्शन को देखने की कोशिश करते हैं। जब भी हम बात करते हैं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे आपने स्कूल लेवल पे देखा होगा वॉलंटियर चूज किए जाते हैं, ठीक है, तो उनके कुछ मोटिवेशन होते हैं, यानी कि हो सकता है उनके कुछ मोटिवेशन होते हैं ताकि वेलफेयर करें समाज को लेकर के। जैसे आपने यूनेस्को या फिर बहुत आपने एनजीओज लेवल पे क्या किया होगा, बहुत सारे वॉलंटियरिंग की होगी। तो ये सब जो होते हैं ना स्कूल लेवल पे हो गए या फिर चैरिटी से रिलेटेड बहुत सारी जो है ना वॉलंटियरिंग की होगी, चाहे चाहे आप चंदा मांग करके लाना, तो ये क्या होता है वॉलंटियरिंग करना, यानी कि आप अपने इच्छा से कंट्रीब्यूट करते हो, उसमें आपको मेंबरशिप लेना जरूरी नहीं होता है। आपको क्या करना होता है, आप यू आर एबल टू सर्व योर कंट्रीब्यूशन देयर, तो आप अपने इच्छा से वहां पे जाते हो। लेकिन जब हम एनजीओ की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक मेंबरशिप ली जाती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर मेंबरशिप ली जाती है। और जनरली जब हम वॉलंटियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फंडिंग से, आपकी मन है तो आप फंड करो नहीं तो मत करो, लेकिन यहाँ पे देयर इज सम फंडिंग गिवन, ठीक है। और यहाँ पे आप जब देखो तो यहाँ पे कुछ कमिटमेंट, एनजीओज में आप मेंबरशिप लेते हो तो आप अपने उस एनजीओ के प्रति कुछ ना कुछ कमिटमेंट दे के वहां पे जाते हो, बट जनरली यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। तो जब भी हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में अंतर में, तो ऑफकोर्स मेंबरशिप में यानी कि आपका इच्छा है तो आप मेंबरशिप लो, तो मेंबरशिप के आधार पे तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, फंडिंग के आधार पे भी आप कर सकते हो, कमिटमेंट को लेकर भी आप कर सकते हो। बट जब हम देखें फिलैंथ्रोपी, यानी कि आप दोनों का एम क्या है, वेलफेयर करने का, ठीक है, दोनों का वेलफेयर क्या है, फॉर द पीपल डेवलपमेंट, फॉर द चैरिटी ड्रिवन मोटिवेशन। तो ये जो टर्म है ये दोनों में आएगा, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में भी आएगा और एनजीओ में आएगा। सो दिस इज द कॉमन फैक्टर विच इज फाइंड इन बोथ, ठीक है। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन, विच डज नॉट, ओके, just have a look, which does not form the basis of difference between voluntary organization and NGOs। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो जब भी हम फिलैंथ्रोपी की बात करते हैं यानी ऑप्शन ए, तो फिलैंथ्रोपी है जो है ना वो कभी भी इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बाकी जो टर्म्स हैं, मेंबरशिप को लेकर के हो गया, चाहे आपकी फंडिंग को लेकर के हो गया, चाहे आप कमिटमेंट को लेकर के हो गया, उस आधार पे आप दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हो। बट फिलैंथ्रोपी इज द कॉमन टर्म दैट इज फाइंड बिटवीन बोथ
NGO एंड वॉलंटियरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब ये बाउंडेड रैशनैलिटी क्या है, रैशनल चॉइस थियरी क्या है, ये सब चीजें जो है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बार बार पूछी जाती है। लेकिन ये सब चीजें जो है ना ये स्टेट को रूल करने का, स्टेट को मैनेज करने का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, और इसी वजह से जब भी हम स्टेट की बात करते हैं तो ये सब चीजें आ जाती हैं। ऑफ कोर्स ये जो टर्म्स है बाउंडेड रैशनैलिटी दैट इज गिवन in public administration, but since you are going for appearing for NT exam, so there is the chances to overlap. So यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके निर्णय लेने में सीमित तर्क संगता मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया। इसमें से ऑप्शन है आपके एडवर्ड वाइडनर, हर्बर्ट साइमन, ऑसबॉर्न, इल्टन मायो। So of course ये जो thinkers हैं, these thinkers belongs to a public administration thinker, but you have to give its answer because that's generally seen state कैसे manage किया जाता है। So in context of a state, this theory, this concept is given। और ये question जो ना, ये question आपके ये जो terms है ये आपके एंड्रयू हैवुड के बुक में दिया हुआ है। So you are supposed to answer this, so please try this question कि बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट किस थिंकर्स ने दिया है। चलिए इसके आंसर देखते हैं। तो जनरली जब भी हम रैशनैलिटी की बात करते हैं तो ये बाउंडेड रैशनैलिटी, ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ऐसा मानते हैं कि जो स्टेट होता है वो क्या होता है, ही इज अ रैशनल। ठीक है, वो सबके हिसाब से क्या करता है, डिसीजन लेता है, सारे को अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल होता है। बट बाउंडेड रैशनैलिटी क्या होता है, बाउंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, रैशनैलिटी का मतलब होता है कि आपकी जो तर्क शक्ति है वो सीमित है, सीमित कर दिया गया है बहुत सारे व्यवधान को लेकर के, चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर हो या फिर बहुत सारे, जब आप कोई इंडस्ट्री में डिसीजन लेते हो तो देयर इज अ कंपल्सन जिसके वजह से आप क्या करते हो, आप डिसीजन लेना चाहते हो बट उस लेवल पर जाकर आप नहीं ले पाते हो। सो दैट्स कम अंडर द बाउंडेड रैशनैलिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और ये जो टर्म्स, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो आपके हर्बर्ट साइमन ने दिया था। ठीक है, सो लेट्स हैव अ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। जब भी हम बाउंडेड रैशनैलिटी की बात करते हैं तो हम जनरली बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल कितना कैपेबल है फ्री डिसीजन लेने को। ठीक है, इंडिविजुअल रैशनैलिटी इज लिमिटेड इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन किया था हर्बर्ट साइमन ने एज अ बाउंडेड रैशनैलिटी। ठीक है, कि इंडिविजुअल जो डिसीजन लेना चाहता है उसमें कुछ लिमिटेशन होती हैं दैट कंसीडर एज अ बाउंडेड रैशनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 5 जब हम देखेंगे तो उसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेंडर बजटिंग। ये जो कॉन्सेप्ट है ना जेंडर बजटिंग, दैट्स द कॉन्सेप्ट्स गिवन इन द फेमिनिज्म, दैट्स द कॉन्सेप्ट्स यूजुअली कम एज द मॉडर्न स्टेट, दैट्स द कॉन्सेप्ट यूजुअली कम एज द वेलफेयर स्टेट, दैट्स द कॉन्सेप्ट यूजुअली कम एज अ ग्लोबल मॉडर्न स्टेट। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना जेंडर बजटिंग, दीज आर द रीसेंट बजिंग वर्ड्स दैट ऑफन आस्क्ड इन योर एग्जाम। तो ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है ना जेंडर बजटिंग को अच्छे से डिफाइन कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जेंडर बजटिंग इज करेक्ट, सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इट इज सेपरेट बजट, यानी कि जेंडर बजटिंग का मतलब होता है ये एक अलग तरह का बजट होता है। इट इज पास्ड अलॉन्ग विद द जनरल बजट, यानी कि जेंडर बजट को जनरल बजट के साथ साथ, यानी जो सामान्य हमारा बजट होता है उसके साथ पास किया जाता है। इट सीक्स टू ट्रांसलेट जेंडर कमिटमेंट इनटू बजट कमिटमेंट, यानी कि जेंडर को लेकर के, लिंग को लेकर वहां पे क्या किया जाता है, कमिटमेंट दिया जाता है, और ये जो होता है ना दूसरे बजट कमिटमेंट के साथ आता है। या फोर्थ ऑप्शन है इट एड्रेस वुमेन्स नीड इन एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट etc, यानी कि ये क्या करता है, जो जेंडर बजटिंग होता है वो वुमेन्स के जितने भी इशू हैं एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उनको वो क्या करता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है। और ये आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं, क्या ये ए और सी सही है, क्या बी और डी सही है, क्या ए और डी सही है, क्या सी और डी सही है, इनके बारे में आपको बताना है। जेंडर बजटिंग में आपका जो अंडरस्टैंडिंग है
वो आपसे पूछ रहा है कि जेंडर बजटिंग जो कॉन्सेप्ट्स है वो हमारे जो नॉर्मल बजट होते हैं वो किससे अलग होता है, उसका क्या क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हमें जानना है। जेंडर बजटिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। सो आई एम सपोजिंग टू यू हैव सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। जस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। जेंडर बजटिंग। ऑल राइट, लेट्स हैव अ एक्सप्लेनेशन। जो रिसेंट क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि अभी कौन सी कंट्री है जो ना रिसेंट में जिन्होंने जेंडर बजटिंग को ना अपने कंट्री में लागू किया। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कैसे जो जेंडर बजटिंग, जेंडर फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, वुमेन फॉरेन पॉलिसी, यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज बेस्ड अपॉन जेंडर, और कौन कौन से कंट्री जो है ना इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो जो जेंडर बजटिंग का जो कॉन्सेप्ट है जो जनरली जेंडर को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, तो ऐसा नहीं है कि इट्स अ सेपरेट बजट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जेंडर को स्पेसिफिकली उनके जो इशू होते हैं उसको ध्यान में रख करके बनाया जाता है। So it's not the right answer. It is passed along with the general budget. That can be possible, cannot be possible. It seeks to translate gender commitment into budget commitment. That is more apt. ठीक है ना, ये ज़्यादा करेक्ट है क्योंकि ये क्या करता है, कमिटमेंट देता है कि वुमेन के जितने भी इशू हैं उनको हम क्या करेंगे, ट्राई टू सॉल्व दिस, ट्राई टू टैकल दिस। सो ऑफ कोर्स दैट वन सीम्स करेक्ट। इट एड्रेस वुमेन नीड्स इन एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑफ कोर्स दिस वन इज करेक्ट क्योंकि जेंडर का मतलब, जेंडर बजटिंग का मतलब क्या है, बजट आप इसलिए दे रहे हो ताकि उनके जो इशू है उनको आप सॉल्व कर सको। तो ऑफ कोर्स डी इज द मोस्ट, बट डी इसमें भी आ रहा है, डी इसमें भी आ रहा है, डी इसमें भी आ रहा है। ए तो नहीं होगा, सेपरेट बजट नहीं होता है, वी कैन tackle this, but when we consider its gender commitment, budget commitment, so of course when you pass a budget you need some commitment to achieve this. So of course C is the most apt as compared to B. So I think it's a 4. Let's have the answer, and the answer is yeah, it's a D, that gender budgeting means equal benefit to gender mainstreaming. यानी कि जेंडर बजटिंग क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, वुमेन के इशू को, चिल्ड्रन के इशू को, माइनॉरिटीज के इशू को, थर्ड जेंडर के इशू को क्या करते हैं, मेन स्ट्रीम पे लाते हैं। जो इनकी जो इशू है जनरली हम उसको दरकिनार कर देते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सेंटर में लाते हैं। इट इनकॉर्पोरेट्स जेंडर पर्सपेक्टिव एट ऑल लेवल, यानी कि जो वुमेन की जो जेंडर की इशू है उनको हम क्या कर सकते हैं, हर लेवल पे उसको लाने की कोशिश करते हैं, जेंडर की पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं उनकी इश्यूज को। It involves the dissection of the government budget that involve gender commitment. तो ये क्या करती है, जेंडर से रिलेटेड जितने भी इशू हैं उसको क्या करते हैं, कमिटमेंट देने की कोशिश करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन जेंडर एम्पावरमेंट, यानी कोशिश यही किया जाता है कि इनको वुमेन से जेंडर बजटिंग से द्वारा उनको क्या किया जाए, एम्पावर किया जाए। कैसे, उनके हेल्थ को इंश्योर करके, उनके एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करके, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड हो ये इंश्योर करके। तो इस तरीके से ऑप्शन सी एंड डी इज द मोस्ट एप्ट आंसर एज कंपेयर टू बी एंड डी। So now let's come to the next question, question number 6. Who among the following declared the following state is retreating in the face of the superior power of globalization? निम्नलिखित में से किसने घोषणा की कि राज्य वैश्वीकरण की श्रेष्ठ शक्ति के सामने पीछे हट रहा है? ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द डिबेट बिटवीन द स्टेट एंड ग्लोबलाइजेशन। जब हमने स्टेट और ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि कैसे जो ग्लोबलाइजेशन के आते आते स्टेट की सॉवरेंटी है वो संकुचित नहीं हो रही है, वो क्या हो रही है, दीज आर नाउ ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट फॉर्म। तो ये जो बातें हैं ये किसने कही थी, किसने कहा कि ग्लोबलाइजेशन से आने से स्टेट क्या हो रहा है, पीछे हट रहा है? ये बात मैक्लियन एंड मैकमिलन ने कहा था, जॉर्ज स्कैवेंजर ने किया था, केनेथ वॉर्ज ने कहा था, या सुसैन स्ट्रेंज ने कहा था? इनमें से आपको सही ऑप्शन, सही आंसर को टिक करना है। जस्ट हैव अ लुक एंड जस्ट ट्राई दिस। जेंडर एंड ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड डिबेट। एक जो वर्ड जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वर्ड्स यूज किया था, वो था कैसीनो कैपिटलिज्म। आपको याद है कैसीनो कैपिटलिज्म?
ठीक है। ऑफ कोर्स ये जो स्टेटमेंट है, ग्लोबलाइजेशन के आने से स्टेट का पीछे हटना, स्टेट का संकुचित होना, क्योंकि जब भी आप ग्लोबलाइजेशन का डिबेट पढ़ोगे ना तो देयर इज द टू कंपार्टमेंट। एक तो वो होते हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलिस्ट, ठीक है। और एक वो होते हैं जो ग्लोबलाइजेशन को मिथ मानते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है दैट मीन्स कि whatever the person would be that would support the globalization। जब लास्ट टाइम हमने बात की थी तो हमने बात की थी कैसीनो कैपिटलिज्म की, और जब भी हम कैसीनो कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो एक जो नाम आता है वो है सुसान स्ट्रेंज। शी इज द थिंकर, शी इज द, उन्होंने इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा बुक लिखी है, ठीक है। इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, इन पे जो है ना पूंजीवादी चीजों पे उन्होंने बहुत जोर दिया है। और उन्होंने इसी टर्म्स को मैड मनी जैसे इनकी बुक्स हैं, तो इन्होंने कहा कि किस तरीके से जो है ना ग्लोबलाइजेशन के आने से जो स्टेट का जो रोल है वो धीरे धीरे क्या हो गया, पीछे हट रहा है। तो ये जो बातें हैं ना, केनेथ वॉल्श क्यों कहेंगे, केनेथ वॉल्श इज सपोर्टिंग द स्टेट, ठीक है। वो तो स्टेट को मानते थे, वो कहते थे स्टेट इज इंपॉर्टेंट एक्टर। ऑफ कोर्स रियलिज्म इज कंसीडर स्टेट एज अ ब्लैक बॉक्स। सो ये तो नहीं होगा, ये जो थिंकर है, ऑफ कोर्स दीज आर, बट जब भी हम बात करेंगे स्टेट को लेकर के, स्टेट का हटना, तो ऑफ कोर्स कैसीनो कैपिटलिज्म इज द इम्पॉर्टेंट बुक दैट इज रिटन बाय द सुसान स्ट्रेंज, और इन्होंने ही स्टेट की बात, तो यहाँ पे कहा गया है सुसान स्ट्रेंज स्कॉलर रिलेटेड टू इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, उन्होंने बुक लिखा है कैसीनो कैपिटलिज्म के बारे में और मैड मनी के बारे में। और इन्होंने कहा कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के आने से ये जो स्टेट का जो रोल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, दैट बिकम शॉर्टर 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 शॉर्टर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है who was of the opinion that the survival depend upon the state material capabilities and alliance with other state। यानी कि किसका मानना है कि इस राज्य का अस्तित्व जो है उसके भौतिक क्षमताओं और अन्य राज्यों के साथ गठबंधन पर निर्भर करता है। यानी कि जब स्टेट को सरवाइव करना है, ठीक है, हमने बात की थी 3S के बारे में, स्टेटिज्म, सर्वाइवल, सेल्फ हेल्प। तो इनमें किसने कहा कि जो राज्य का जो सर्वाइवल होता है वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल कैपेबिलिटीज पे, कोड वर्ड कैपेबिलिटीज, ठीक है। एंड अलायंस विद द अदर स्टेट, ऑफ कोर्स अलायंस इज आल्सो कीवर्ड, सर्वाइवल इज आल्सो कीवर्ड। जब हम इन सब चीजों की बात करते हैं ना, सर्वाइवल, स्टेट, मटेरियल कैपेबिलिटीज, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो बातें कही किसने कही, रियलिज्म ने कही होगी। अब इनमें से बताना है कि किस रियलिस्ट थिंकर ने कहा है। जस्ट ट्राई दिस, इससे आप 50-50 तक एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। और यही इंपॉर्टेंस होता है कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाने का, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जाने का। आप एग्जैक्ट आंसर तो नहीं ढूंढ सकते, बट आप क्या कर सकते हो, आंसर तक जरूर पहुंच सकते हो। So that's why focus on the concepts rather than just remembering and rote learning. So try to attempt this question कि किसने कहा कि स्टेट को सर्वाइवल होने के लिए उसकी योग्यता और उसकी क्षमताएं और उसकी जो है ना गठबंधन, ये दोनों बहुत जरूरी है। ओके, जॉन मियर साइमर की जब भी हम बात करते हैं हम जनरली कहते हैं ही इज अ ऑफेंसिव रियलिस्ट, ठीक है। और केनेथ वॉल्श की डिफेंसिव रियलिस्ट। कैपेबिलिटीज की जब भी बात करेंगे तो हमने बात की थी कि कैसे केनेथ वॉल्श ने कहा था कि ईच स्टेट हैज सबसेट, और हर सबसेट का कुछ फंक्शन होता है, और ये जो फंक्शन के कुछ पावर होते हैं, और ये पावर कैसे डिवाइड होते हैं, स्टेट के सब यूनिट के कैपेबिलिटीज के आधार पे हम डिपेंड करते हैं। और इसी हिसाब से उन्होंने कहा कि देयर इज अ हायरार्की इन द डोमेस्टिक लेवल। तो थ्यूसिडाइडस ऑफ कोर्स नहीं, जे स्नाइडर नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं, लेट्स हैव दिस। सो केनेथ वॉल्श वन ऑफ थिंकर, उन्होंने कहा रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि जब भी हम बात करेंगे, जस्ट सी दिस क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन में देखते हैं कैपेबिलिटीज के अनुसार हम क्या करते हैं, रिलेटिव, यानी कि पावर हम कैसे ये करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि एक की शक्ति
दूसरे के अपेक्ष में हम सापेक्ष में देखते हैं। व्हाई आई एम टेलिंग अपेक्ष। सो हम क्या करते हैं, सापेक्ष में क्या करते हैं, शक्ति को देखते हैं, राज्य की शक्ति को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव पावर, आपको एक दो कॉन्सेप्ट जनरली आपको समझना जरूरी है। एक तो है एब्सोल्यूट पावर की बात, ठीक है, और एक है सापेक्ष यानी कि रिलेटिव पावर की बात। सो आर से रियलिज्म, आर से रिलेटिव पावर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एनटीए में बार बार कि किस थियरी में रिलेटिव पावर की बात की जाती है। तो जब भी रिलेटिविज्म की बात आता है, सो दैट कंसीडर यानी कि पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उसके कैपेबिलिटीज के अनुसार से। अगर मान लीजिए कोई स्टेट पावरफुल है तो उनके पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू अदर, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे तुलना करते हो। और ये बात जो है ना नियो रियलिस्ट ने की है, नियो रियलिस्ट केनेथ वॉल्ज, ठीक है। और जब भी हम एब्सोल्यूट पावर की बात करते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो जनरली आपका रिलेटेड है नियो लिबरलिज्म से, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, इन सब चीजों से आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। I think this one is the last question if I am right, yes. So this one, sorry मैंने आपको आंसर पहले दिखा दिया। I hope आप जो है ना ऑनेस्टी के साथ इसको अटेम्प्ट करोगे। So आपका क्वेश्चन है कि आपको इसमें क्या करना है, करेक्ट आंसर को चूज करना है। असर्शन एज रीजनिंग का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ना जनरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली आज जो है ना एनटीए का ट्रेंड असर्शन और रीजनिंग पूछने का इतनी वजह से है क्योंकि वो देखना चाहता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को ना सिर्फ रटे हो या फिर उसे समझे हो। सो आप जो है ना असर्शन और रीजनिंग तभी आप कर सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ठीक है। असर्शन क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज सॉवरेन स्टेट, स्टेट राज्य जो है आज भी अस्तित्व में है और अपने संप्रभुता को बनाए हुए है। रीजन इसलिए दिया गया ग्लोबलाइजेशन एंड वीकेंड द वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम, यानी कि रीजन कह रहा है कि वैश्वीकरण ने वेस्टफेलियन राज्य प्रणाली को कमजोर कर दिया गया है। तो एक तरफ तो बात की जा रही है कि स्टेट आज भी एग्जिस्ट है, और कारण ये दिया जा रहा है इसके एग्जिस्टेंट का कि आज जो है ना ग्लोबलाइजेशन ने वीक कर दिया है स्टेट सिस्टम को। तो इसमें जो आपको ऑप्शन ढूंढना है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Both A are and true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is true, but R is true, but A is false. Let me erase this so that you can see it properly. So आपको वेस्टफेलिया का कॉन्सेप्ट्स स्टेट के साथ और कैसे ग्लोबलाइजेशन जो है ना वेस्टफेलियन स्टेट को इम्पैक्ट करता है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सो जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स हैव अ लुक। जब भी हम वेस्टफेलियन स्टेट की बात करते हैं, वेस्टफेलियन स्टेट का मतलब क्या होता है, टेरिटरी, फिक्स्ड बाउंड्री। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के आने से वेस्टफेलियन स्टेट क्या हो गया है, वो धीरे धीरे क्या हो गया है, वीक हो गया है, ठीक है। यानी कि आज ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बॉर्डरलेस विलेज, ठीक है, बॉर्डरलेस फ्लैट वर्ल्ड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि स्टेट जो है ना आज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज ए सॉवरेन स्टेट, ऑफ कोर्स इट इज एग्जिस्टिंग। ग्लोबलाइजेशन ने आज वीक कर दिया है वेस्टर्न स्टेट सिस्टम को, ऑफ कोर्स ये कर दिया है, बट क्या इसका रीजन है, एग्जैक्ट रीजन, स्टेट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज ए सॉवरेन स्टेट बिकॉज ग्लोबलाइजेशन हैज वीकेंड द वेस्टफेलियन स्टेट। ये अलग बात कह रहा है और ये अलग बात कह रहा है, ये इसका रीजन दे ही नहीं रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली दैट शुड बी ऑप्शन बी, बट लेट्स चेक द आंसर। Okay, so it's a B. A and R is true, but R is not the correct explanation of A. यानी कि ये जो है ये आपका B में है, but R is not the correct explanation of A. That is means option B is your correct answer. ठीक है, so यहाँ पे हम end कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन और स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को, ठीक है, सारे टॉपिक्स को। बट एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें आपको जितना करंट अफेयर आप कवर करोगे नॉन स्टेट एक्टर को कवर करने से रिलेटेड, ठीक है, स्टेट का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है और ग्लोबलाइजेशन में क्या डिबेट चल रहा है ये भी आपको पता है। बट जो क्वेश्चन आता है जनरली, ठीक है ना, जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है करंट अफेयर से रिलेटेड, चाहे G20 हो गया, चाहे सुपर स्टेट के बारे में हो गया, चाहे आज स्टेट कैसे उनके रोल को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, ये सब जो चीजें आती है ना वो आपके करंट अफेयर से आती है।
एक बार हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा सिलेबस देख लें, क्योंकि हमने अप्रोचेस को कवर कर लिया है, हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए स्टेट और स्टेट सिस्टम और नॉन स्टेट एक्टर से रिलेटेड। अब जो हमारा टॉपिक है वो है पावर, यानी आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा शक्ति। शक्ति वो नहीं जो आप पॉलिटिकल थियरी में पढ़ते हो, जिसमें आपने रॉबर्ट डहल के बारे में पढ़ा होगा या फिर आपने हैना अरेंड के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे जो शक्ति है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, जो शक्ति है वो कैसे जो होता है ना इंटरप्ले, कैसे उनको देखते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, ट्रेडिशन एंड नॉन ट्रेडिशन के बारे में पढ़ने के लिए, लेकिन अगली क्लास में हमारा फोकस होगा पावर को देख करके कंप्लीट करने के लिए। सो यहाँ पे हम आज इस क्लास को स्टॉप कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे पावर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम क्या करें, खत्म करने के लिए। टिल देन हैव अ गुड प्रिपरेशन।